नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सम्मुख लेके आया हूं अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय वस्तु राष्ट्रीय आय। इससे संबंधित वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अवश्य लाइक कीजिए और बेल आइकन में बेल दबाइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अब करता हूं प्रारंभ अपना राष्ट्रीय आय संबंधित अवधारणाओं से। ये बेसिक कंसेप्ट शुरू में मैंने बताए हैं कुछ स्लाइड्स में, उसके बाद राष्ट्रीय अर्थ को लेते हुए आपको इस विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। राष्ट्रीय आय लेखा, जब हम कहते हैं अभी राष्ट्रीय आय का अभिप्राय लेखे से है, तो ये राष्ट्रीय आय लेखा जो है ये आय से संबंधित आंकड़े हैं, मात्र आंकड़े। इट इज द ओनली डाटा कंसर्निंग इनकम। अगला विषय वस्तु है राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय लेखांकन आंकड़े संबंधित प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। राष्ट्रीय आय लेखांकन आंकड़े संबंधित प्रक्रिया है। जो राष्ट्रीय आय लेखांकन है, इट इज ए प्रोसेस। किसी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कुल मूल्य गणना से है इसका मतलब। राष्ट्रीय आय का अगर हम साधारण अर्थ बताना चाहें, राष्ट्रीय आय का अगर हम अर्थ बताना चाहें तो एक देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की निश्चित अवधि में जितनी भी वस्तुएं सेवाएं होती हैं उनके मौद्रिक मूल्य की को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह एक अस्पष्ट शब्द है। इसकी मुख्य 8 अवधारणाओं में से राष्ट्रीय आय एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब इसमें जब हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत इसके सूत्र को समझने के लिए, इसकी पूर्णतः व्याख्या समझने के लिए इसमें कई कंसेप्ट आते हैं ताकि हम इसको परिभाषा को स्पष्ट समझ सकें। यही मैं अगली कुछ वीडियो में बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये साधन लागत और दूसरा शब्द लिखा है एमपी। चलो इनको शब्दों को स्पष्ट करते हैं। वस्तु उत्पादित करने के लिए जो भी साधन पर व्यय आता है, साधनों पर व्यय, मान लिया जाए जो भी वस्तु बनाने के लिए जो साधन है, उस साधन हमने लगाए, उस पर जो व्यय आया है, उस पर जो कुल व्यय आया है, इस कुल व्यय को साधन लागत कहते हैं। इसके अंतर्गत स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, सामान्य लाभ सभी को शामिल करते हैं। यह वस्तु का बाजार में पहुंचाने से पूर्व का निर्धारण है, उत्पादक द्वारा निर्धारित है। अब बाजार कीमत कब बनेगी? जब वस्तु बाजार में आ जाएगी, और जब वस्तु बाजार में उपस्थित होती है तो बिक्री के लिए वस्तु बाजार कीमत पर उपस्थित होती है उपभोक्ता द्वारा। अब ये कीमत कौन चुका रहा है? उपभोक्ता चुका रहा है, द्वारा ये कीमत चुकाई जाती है। अब हम आते हैं अगले संदर्भ में। हमने अभी पढ़ा था, 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ लिए राष्ट्रीय आय के। अप्रत्यक्ष कर आएगा तीसरा, बाजार में वस्तुओं पर लगने वाला कर जो होता है, जिनका भुगतान उपभोक्ता करते हैं, जैसे जीएसटी। आजकल पहले उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, कई प्रकार के एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उनको पैकेटों में लिखा हुआ दिखाया जाता था। लेकिन आजकल सीधा सा केंद्र और राज्य के स्तर की जो जीएसटी लगती है उनको ही शामिल करते हैं। अगला कंसेप्ट है जो हमको राष्ट्रीय आय को समझने में, इसके कंसेप्ट को समझने में मदद करेगा, आर्थिक सहायता। आधुनिक युग में सरकार के कार्य कल्याणकारी होते हैं और अतः कई बार सरकार विशेष प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए या अति आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सहायता देती है। पिछड़े क्षेत्र में नए उद्योगों को खोलने के लिए सस्ती दर जमीन, बिजली और अन्य सुविधाएं सरकार देती है, इसे हम आर्थिक सहायता कहते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है अंतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट। ये सब्सिडी जो दी जाती है, आपने कई बार सुना होगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। आर्थिक सहायता अंतरण भुगतान में आते उत्पादन सेवा, उत्पादन कार्य किए बिना ही जो आय प्राप्त होती है, मतलब कोई कार्य नहीं किया गया और आय प्राप्त हो रही है, इसे हम अंतरण भुगतान कहते हैं। उदाहरणतः मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां, गरीब लोगों को आर्थिक सहायता, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि सभी अंतरण भुगतान के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्थिर पूंजी उपभोग या मूल्य ह्रास। अब अगला कंसेप्ट, ये सब राष्ट्रीय आय को समझने में मदद करने वाले अवधारणाएं हैं, तथ्य हैं, कंसेप्ट हैं। स्थिर पूंजी उपभोग या मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन कहते हैं इसको इंग्लिश में।
उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण मशीनों की सहायता से करता है। अब मशीन पुरानी हो जाती है, बार बार प्रयोग से मशीनों में टूट फूट हो जाती है। अब उसमें जो भी घिसावट हो गई, उस पर जो हम व्यय कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और इसी को हम स्थिर पूंजी उपभोग या मूल्य ह्रास कहते हैं। एक और नया कंसेप्ट जो मतलब इससे जुड़ा हुआ है, विदेशों से प्राप्त आय, राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय आय को समझने में आवश्यक है, एक देश के आयात निर्यात से प्राप्त विदेशों से प्राप्त आय कहलाती है। ये धनात्मक या पॉजिटिव तब होगी जब हमारे निर्यात ज्यादा आयात कम होंगे, और ये ऋणात्मक तब होगी जब आयात ज्यादा और निर्यात कम होंगे। अब आते हैं राष्ट्रीय आय के समानांतर शब्द आता है राष्ट्रीय पूंजी, और एक और शब्द है राष्ट्रीय संपत्ति। इनको भी हम समझते हुए चलते हैं। राष्ट्रीय पूंजी से हमारा अभिप्राय उन सभी वस्तुओं से है जिनका राष्ट्र ने पीछे उत्पादन किया है, मतलब अभी तक उत्पादन कर चुका है और जो इस्तेमाल में नहीं की गई है या जो नष्ट नहीं हुई है। मान लिया कार का उत्पादन हुआ, 1 लाख कारें उत्पादित हुई, उनमें से 50,000 बिक गई, 50,000 बची हुई हैं, तो ये सब हमारी राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय पूंजी में शामिल हुए। दूसरों में शब्दों में वह सब कुछ जो हमने अपने आर्थिक इतिहास के प्रारंभ से लेकर आज तक की उत्पादित कुल वस्तुओं में से बचा कर रखा है, राष्ट्रीय पूंजी कहलाती है। अब आते हैं राष्ट्रीय संपत्ति। राष्ट्रीय संपत्ति एक काफी व्यापक संकल्पना है, काफी बड़ा शब्द है, बड़ी इसमें राष्ट्रीय पूंजी और राष्ट्रीय आय से अधिक चीजें शामिल हैं। इसमें केवल राष्ट्रीय पूंजी को ही शामिल नहीं किया जाता, बल्कि प्रकृति द्वारा दिए गए तथा अपनी प्राकृतिक दशा में विद्यमान सारे उत्पादक संसाधनों समेत भूमि भी शामिल है। अब आते हैं हम कि भाई राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं परिभाषा। अब हम और समझते हैं। एक बार हम पूर्व में राष्ट्रीय आय की परिभाषा समझा चुके हैं, लेकिन यहां किस कंसेप्ट में हमारा राष्ट्रीय आय का अर्थ और परिभाषा आई है। ये आई है कि मान लिया जाए परीक्षा में आ गया आपको कि भाई 6 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, उस समय आप राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं परिभाषा लिखने के लिए आएंगी, तो आप क्या क्या चीजें दे सकते हैं और अपने आंसर को कैसे बढ़ाएंगे। तो हम इसको देखते हैं और समझते हैं इसकी धारणा को, अवधारणा को। राष्ट्रीय आय शब्द का अर्थ है राष्ट्र की आय, अर्थात एक वर्ष की अवधि में एक देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं की कुल मौद्रिक जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उसको मौद्रिक मूल्य में भी उसकी गणना करनी है। अब हम आते हैं, और अवधि निश्चित है और एक भौगोलिक सीमा है। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं, इनकी परिभाषा हम याद कर लें तो अच्छा है। किसी देश की पूंजी तथा श्रम उस देश के प्राकृतिक साधनों के सहयोग से प्रतिवर्ष मात्रा भौतिक तथा अभौतिक पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। फिजिकल गुड्स भी हैं और नॉन फिजिकल पदार्थ भी हैं। इसमें सभी प्रकार की सेवाएं भी शामिल, जितनी सर्विसेज हैं शामिल होती हैं, वह उस देश की वास्तविक निवल राष्ट्रीय आय, आमदनी या राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा प्रोफेसर मार्शल द्वारा ये प्रतिपादित की गई। पीगू जी द्वारा राष्ट्रीय जो परिभाषा दी गई राष्ट्रीय आय की इस प्रकार थी। राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुनिष्ठ आय का वह भाग है जिसमें निसंदेह विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। वह भाग जो कि द्रव्य में मापा जा सकता है, लिक्विड अर्थात मुद्रा में। अब 2 परिभाषाएं महत्वपूर्ण हमको याद कर लेनी है, और एक हमने सामान्य अर्थ में परिभाषा दी थी। अब हम आगे चलते हैं। अतः राष्ट्रीय आय एक देश में एक वर्ष की अवधि में एक निश्चित भौगोलिक सीमा, हमने कंक्लूजन निकाला और यह बताने की कोशिश की वास्तव में राष्ट्रीय आय की परिभाषा एक सुंदर ढंग से हम अपने शब्दों में कैसे दे सकते हैं। अतः राष्ट्रीय आय एक देश में एक वर्ष की अवधि में एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का योग है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है। यहाँ पे जैसे ये लिखा है उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का योग है, इसमें जिसका मौद्रिक मूल्य है भी लिखेंगे आप, और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है। अब हम इन्हें एक कंसेप्ट और जोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन जो हेडिंग है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधियां, ये तो अपने आप ही में बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन हमने आंसर में समय के अनुसार कितने नंबर का है उसके हिसाब से इनको भी डिस्क्राइब करेंगे। उत्पादन विधि अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है और काफ़ी ज़्यादा मैटर है इसमें। आय विधि और व्यय विधि, ये अपने आप में अगर हम गुंजाइश होगी, क्योंकि हमने तो अभी राष्ट्रीय आय का अर्थ एक देना है आंसर, उसके आधार पर हमने संक्षिप्त में दे दिया। और जो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं इसका मैं और वीडियो बनाऊंगा, उत्पादन विधि को समझाने का कोशिश करूंगा, उसके फॉर्मूले, सूत्र, परिभाषा
सब उसको विस्तृत रूप में अपनी अगली वीडियो में बनाऊंगा। आय विधि को भी, व्यय विधि को भी समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अभी राष्ट्रीय आय के रेफरेंस में, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में हमने अभी इतना ही इसको बताते हुए चलना है। अभी राष्ट्रीय आय का और भी आगे आंसर है, इसको भी देखते हुए चलेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी कठिनाइयां क्या आती हैं? दोहरी गणना की समस्या होती है कि हम उसको दोहरा सकते हैं गणना को, एक जगह आय को जोड़ दिया फिर शामिल कर दिया। स्वभोग एवं वस्तु विनिमय प्रणाली संबंधी कठिनाइयां, मान लिया जाए कहीं वस्तु विनिमय चलती हो तो मुद्रा तो है नहीं, तो हम वहां राष्ट्रीय आय, या व्यक्ति ने अपने उत्पादन किया खेतों में, उसको उपभोग कर लिया, तो इनको कैसे करें राष्ट्रीय आय में शामिल? अगली समस्या जो आती है राष्ट्रीय आय गणना करते समय, विश्वसनीय समंकों का अभाव, कि जो आंकड़े लिए गए हैं कि वास्तव में बिल्कुल फैक्टफुल और तथ्यपरक हैं कि नहीं है, और वो वास्तविकता उसमें है कि नहीं गई, और जो जिसने समंक इकट्ठा किए हैं कहीं भूलवश कोई और गणना कर ली हो, इस तरह की संभावना बनी रहती है। विशिष्टीकरण की कमी, स्पेशलाइज लोगों की जरूरत होती है राष्ट्रीय आय करते इसमें, और जिनको अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, राष्ट्रीय आय के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हों, तो स्पेशलाइजेशन की कमी से भी राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी कठिनाइयां आ सकती हैं। कुछ विशिष्ट सेवाएं शामिल की जाएं, नहीं की जाएं, इसके कारण भी राष्ट्रीय आय में गणना संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अब राष्ट्रीय आय का महत्व तो काफ़ी अधिक दिया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे संक्षिप्त और कुछ शब्दों में इनको समझाने की कोशिश की है। भाई राष्ट्रीय आय क्या है? आर्थिक प्रगति का सूचक है। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको राष्ट्रीय आय पता है तो हम आर्थिक नियोजन में, नीति निर्धारण में इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, जो विभिन्न नियोजन किया जा रहा है उसमें इसके मदद की जा सकती है। जो भी विशिष्ट विभाग के मंत्री हैं, सचिव हैं, वे भी आंकड़े इकट्ठा होने पर विभिन्न अपनी आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय समझने से हम दूसरे देश से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, अपने देश का आर्थिक विकास और इंडिकेटर समझ सकते हैं, किस क्षेत्र में कार्य किया जाना है, यह जानकारी हमको सब मिल जाती है। तो इस तरह से यह राष्ट्रीय आय का अगर आंसर आए तो हम उसको बता सकते हैं। अब है राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण 8 अवधारणाएं कौन सी हैं। इसके मैंने राष्ट्रीय आय को समझने से पहले कुछ कंसेप्ट बता दिए आपको कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, सब्सिडी क्या है, आर्थिक सहायता क्या है, अंतरण क्या है, विदेशों से प्राप्त आय क्या है। इनका इस राष्ट्रीय आय को समझने में कंसेप्ट जो दिए गए हैं ये भी राष्ट्रीय आय के अर्थ है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत अंतर है। किसी में अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता जुड़ जाएगा, किसी में विदेशों से आय जुड़ जाएगी, किसी में मूल्य ह्रास घट जाएगा, किसी में अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता का रिवर्स भी हो सकता है। जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे तो अप्रत्यक्ष कर जुड़ेगा, आर्थिक सहायता घटेगी। लेकिन आप फिर उसी मार्केट प्राइस से फिर अप्रत्यक्ष कर में आना चाहते हैं तो फिर आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे। जो प्लस अर्थ अप्रत्यक्ष कर था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वह प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का संदर्भ बताया आपको। अब बताना है कि ये जो जैसे जीएनपी हैं या जीडीपी है, ये जीडीपी हैं, जीएनपी हैं, इनसे आपको एन में आना है तो उसके लिए आपको मूल्य ह्रास घटाना पड़ेगा। अगर वापस आप एन से, ये जो शुरू में एन लिखा है, इनसे इन जी में जाना चाहते हैं, यानी कि एक सकल अवधारणा पर जाना चाहते हैं शुद्ध से, और सकल में जाना चाहते हैं, तो जब सकल से आप शुद्ध में आए तो आपने मूल्य ह्रास घटाया। अब क्या करेंगे, जब शुद्ध से वापस इसमें जाना चाहेंगे तो आप इसको जोड़ देंगे मूल्य ह्रास को। इसी तरह अब तीसरा कंसेप्ट जो महत्वपूर्ण है वो होता है कि आपने, ये घरेलू है, ये डी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ये डी लिखा हुआ है बीच में, ये डी लिखा हुआ है, इनसे जो बीच में एन लिखा हुआ है, यानी कि ये डी माने घरेलू है और ये एन लिखा माने राष्ट्रीय है। जब घरेलू से आप इस राष्ट्रीय में आना चाहेंगे तो जिस भी डी से आप बीच वाले में जो लिखा हुआ है, इस डी से जिस भी एन बीच मध्य में लिखे हुए में आना चाहेंगे तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, विदेशों से प्राप्त आय जोड़नी पड़ेगी। और ये जो बीच में एन लिखा हुआ है, इससे आप बीच में लिखे हुए डी की तरफ जाना चाहेंगे तो आपको विदेशों से प्राप्त आय फिर से घटानी पड़ेगी। तो इन कंसेप्ट को हम, इन परिभाषाओं को समझते हैं। इन तीन जो आपको चीजें बताई, अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता, मूल्यह्रास और विदेशों से प्राप्त आय के आधार पर ये आठों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी में जोड़ना है, किसी में घटाना, ये मैं बता चुका हूं। आगे एक स्लाइड में आपको सूत्र रूप में भी समझाऊंगा, फिलहाल इनकी परिभाषा करते हुए चलते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद, फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर। परिभाषाएं सबकी एक जैसी ही बनेंगी, लेकिन उसमें कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा। तो पहली परिभाषा सकल घरेलू उत्पाद की है, साधन लागत पर। एक देश में एक वर्ष की अवधि में एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का योग है, जिसका मौद्रिक मूल्य होता है। इसे सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर कहते हैं। अब मान लिया जाए हमको जाना है कि भाई जीडीपी मार्केट प्राइस में, अब देख रहे हैं ये फैक्टर कॉस्ट है ऊपर लिखा हुआ था, मार्केट प्राइस ही कर रहे हैं इसका, तो आपको सीधी सी बात है अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाएगा, इसमें आर्थिक सहायता घट जाएगी। तो बस इसी परिभाषा में इतना सा और जोड़ देंगे आगे। एक देश में एक वर्ष की अवधि में एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का योग है, जिसका मौद्रिक मूल्य होता है। इसे सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर कहते हैं। अब इसमें क्या जोड़ना है, हमने अप्रत्यक्ष कर जोड़ना है, आर्थिक सहायता घटानी है, तो इससे आपको जीडीपी मार्केट प्राइस मिल जाएगा, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। अगली परिभाषा देखते हैं, सकल राष्ट्रीय जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर। अब आप देखेंगे हमने फैक्टर कॉस्ट पढ़ा था, लेकिन पिछले पन्ने में, पिछली स्लाइड में जीडीपी था, अब पढ़ रहे हैं जीएनपी। वही परिभाषा रहेगी, लेकिन जीएनपी में डी की बजाय एन आ गया बीच में, इसके लिए आपको विदेशों से प्राप्त आय जोड़ देंगे, तो वही परिभाषा में इतना जोड़ के आपकी यह परिभाषा बन जाती है। एक देश में एक वर्ष की अवधि में एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का योग है, जिसका मौद्रिक मूल्य होता है। इसे सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर प्राप्त होती है। अब आती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी मार्केट प्राइस में, ये फैक्टर कॉस्ट था, अब इसको मार्केट प्राइस में, इसमें विदेशों के अलावा आपकी क्या जुड़ जाएगी, अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाएगा, आर्थिक सहायता घट जाएगी। इतना चीज शामिल करके ये परिभाषा जीएनपी मार्केट प्राइस में बन जाएगी। एक देश में एक वर्ष की अवधि में निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का योग, जिसका मौद्रिक मूल्य होता है। इसे सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देने पर एवं अप्रत्यक्ष कर जोड़ने पर, आर्थिक सहायता घटाने पर हमें सकल राष्ट्रीय जीएनपी मार्केट प्राइस कीमत पर प्राप्त होती है। अगली स्लाइड हम देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय आय की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हम देख रहे हैं, यहां पे जो अगली परिभाषा आ गई है वो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। और जो वास्तविक मानक होता है, अभी हम एनडीपी पर पहुंचे हैं, और एनडीपी जो परिभाषा है इसको हम देखते हैं। एक देश की वर्ष की अंतिम अवधि में एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का योग है, जिसका मौद्रिक मूल्य होता है। इसके सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर कहते हैं। इसमें मूल्य ह्रास घटा देंगे। अब जीडीपी जो हमको मिल रहा था, पहली परिभाषा ही हमने देखी थी, जो उसमें हम मूल्य ह्रास घटा देंगे, तो हमको क्या मिल गया, जो हम ये चीज पढ़ना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर प्राप्त होती है। अब हम पढ़ना चाहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनडीपी फैक्टर, बाजार कीमत पर। एक देश में एक वर्ष की अवधि में एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का योग है, जिसका मौद्रिक मूल्य होता है। इसे सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर कहते हैं। अब इसमें फिर से क्या घटाना है, एक तो आप मूल्य ह्रास घटा देंगे, तो उससे आप जीडीपी से कहां पहुंच गए, एनडीपी पर पहुंच गए। अब एनडीपी से आपको एनडीपी पर बने रहना है, तो इसमें आप विदेशों से आय को शामिल कोई मतलब नहीं हुआ, दोनों डी है बीच में लिखे हुए। अब इसमें क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट की बजाय आपको मार्केट प्राइस पर पहुंचना है, तो आप इसमें अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे, आर्थिक सहायता घटा देंगे, तो इससे हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी मार्केट प्राइस पर, एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त होगी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम देखना चाहेंगे लास्ट में, यही हमारी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ही। अगर हमसे कहा जाए राष्ट्रीय आय का, इतने सारे आप 8 परिभाषाएं, 8 शब्द आपने लिखे हैं, बताइए असली राष्ट्रीय आय हम किसे कहें, तो यही इसे ही कहते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर जो होती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ही हमारी वास्तविक राष्ट्रीय आय कहलाती है। एक देश की एक वर्ष की अवधि में एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का योग है, जिसका मौद्रिक मूल्य है। इसे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, मूल्य ह्रास तो घटेगा ही, और साथ में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर प्राप्त होता है। एक और कंसेप्ट है हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एक देश में एक वर्ष की अवधि में एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम उत्पादित वस्तु सेवाओं का योग है, जिसका मौद्रिक मूल्य होता है। इसे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर कहते हैं। अब इसमें मूल्य ह्रास भी घटाएंगे, जीडीपी जो है उससे, ये जो आगे जी लिखा हुआ है इससे एन पर आ गए। अब दूसरा जो डी लिखा है इसके बजाय एन में आ गए, तो इसके लिए आपको अप्रत्यक्ष कर जोड़ना पड़ेगा, आर्थिक सहायता घटानी पड़ेगी, और जो एन है बीच में इसके लिए विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ना पड़ेगा, और
एफसी से आप एमपी में आ रहे हैं तो इससे एनएनपी मार्केट प्राइस आपको अंततः प्राप्त हो गई। अब हम इनको जो संबंध आपको समझाया, अर्थ बताया, इसको एक और स्लाइड से समझाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं इनका संबंध दिखा रहे हैं। जीएनपी से आप डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो एनएनपी मिल जाएगा। अगर जीएनपी से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाएंगे और आर्थिक सहायता जोड़ेंगे तो फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। इसी तरह से जीएनपी में से विदेशों से शुद्ध आय प्राप्त घटाएंगे तो जीडीपी मिल जाएगा। इसी तरह इन 8 कंसेप्ट का एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ है। आप किसी से भी किसी कंसेप्ट में पहुंच सकते हैं। यहां जितना अंतर संबंध आपको लग रहा है कि इससे ही उसका रिलेशन दिखाया है, बाकियों का क्या होगा रिलेशन, तो आप हर एक संबंध से दूसरे में जा सकते हैं। बस ध्यान रखना पड़ेगा कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, और आपको ये जो अंतर संबंध दिखाया है इसमें 8 कंसेप्ट में आप किसी से किसी में भी जा सकते हैं। बस 3 चीजें समझनी पड़ेंगी और इसी पर सूत्र आधारित क्वेश्चन आप कर पाएंगे। जैसे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए आपने अप्रत्यक्ष कर जोड़ा, आर्थिक सहायता घटाई, फिर वापस एमपी से आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो रिवर्स कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे, आर्थिक सहायता को जोड़ेंगे। इसी तरह से कभी भी हम अगर घरेलू से राष्ट्रीय में जाएंगे तो कभी भी जैसे घरेलू है तो उसमें विदेशों से प्राप्त आय जुड़ेगी और फिर वापस जो राष्ट्रीय से हम घरेलू में आना चाहते हैं तो विदेशों से प्राप्त आय घटा देंगे। इसी तरह से अगर हम सकल से शुद्ध में आना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा और अगर वापस हम फिर शुद्ध से सकल में जाना चाहते हैं तो डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा। इनको मैंने एक स्लाइड से समझाने की कोशिश की है, वो आप देखेंगे। ये देख लीजिए, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, किसी भी फैक्टर कॉस्ट से किसी भी मार्केट प्राइस में जाना है तो आपको अप्रत्यक्ष कर जोड़ना पड़ेगा, आर्थिक सहायता घटानी पड़ेगी। आपको किसी भी, ये देख लीजिए इनका रिवर्स हो जाएगा संबंध। अगर आपको किसी भी मार्केट प्राइस से किसी भी जीडीपी में जाना है तो इसको आपने क्या करना पड़ेगा, देखिए अब ये तीर के द्वारा दिखा रहे हैं। जब फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस में गए तो आपको ये जोड़ा, ये घटाया, लेकिन जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की ओर गए तो उल्टा संबंध हो गया, अप्रत्यक्ष कर को घटा रहे हैं, आर्थिक सहायता को जोड़ रहे हैं। इसी तरह हम आगे भी समझेंगे कि भाई किसी भी जो ये डी लिखा है बीच में या जीडीपी है, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट है, जो भी जी हैं, जीडीपी हैं, जीएनपी हैं, इससे एनडीपी, एनएनपी, एनडीपी, इस शुरू में लिखे हुए एन में चेंज होना है जी को, तो इसके लिए मूल्य ह्रास घटाना पड़ेगा। अगर आप घरेलू से सकल में जाएंगे तो मूल्य ह्रास जोड़ना पड़ेगा। इसको हम देखते हैं। इस स्थिति में तो हमने ऐसा संबंध पाया, लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि हमको किसी भी एनडीपी, एनएनपी, एनडीपी से वापस जीडीपी में जाना है तो मूल्य ह्रास हमको जोड़ना पड़ेगा। अब संबंध देखते हैं एक और चीज का, विदेशों से प्राप्त आय का। तो इसमें अगर किसी भी हमको डी से जो बीच में लिखा हुआ डी, डोमेस्टिक, घरेलू से राष्ट्रीय जो एन लिखे हैं बीच में, इसमें जाना है तो विदेशों से प्राप्त आय जोड़नी पड़ेगी। अगर आपने कोई भी इनसे वापस जो भी राष्ट्रीय है उससे घरेलू में डी में जाना है तो आपको विदेशों से प्राप्त आय जोड़नी पड़ेगी। तो हमको एक वक्त में जितनी आवश्यकता होती है उतना ही संबंध हम दिखाएंगे। तो जो हमसे पूछा जाए हम वही निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी की किताब में, 12th में दिया है। राजू ने कलेक्ट किए हेयर कट से 500 रुपए और उसने इक्विपमेंट डेप्रिसिएट इन वैल्यू, जो उसके घिसावट आ गई, जो भी उसके कैंची, काटने के मशीन या उपकरण, ड्रायर इत्यादि हैं, उसमें कोई घिसावट आ गई और 50 रुपए का खर्चा हो गया और बचे उसके पास कितने, अब 450। अब राजू ने उसको सेल टैक्स दे दिया या जीएसटी कह सकते हैं आज के ज़माने में, 30 रुपए, और घर ले गया 200 रुपए 500 में से, और रिटेन रुपीज 220 को इंप्रूवमेंट एंड बाइंग ऑफ न्यू इक्विपमेंट, नए उपकरण खरीद लिए 220 रुपए के।
तो 200 और 220 मिल गए, 420 बन गए। 30 रुपए उसने सेल टैक्स या जीएसटी में दे दिए और 50 रुपए की उसने डेप्रिसिएट मूल्यह्रास हो गया। तो ये पूरे 500 रुपए का पूरा कैलकुलेशन है। उसने 20 रुपए इनकम टैक्स में दे दिए अपने, जो उसकी प्रत्यक्ष कर होता है। और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर राजू के कंट्रीब्यूशन जो उसने 500 रुपए कमाए उसका कैसे हम इसमें विभिन्न चीजें निकाल सकते हैं। पहली चीज, जीडीपी कैसे निकलेगी, एनएनपी कैसे निकलेगी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एक व्यक्ति के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा कैसे समझ रहे हैं। ऐसे ही सभी राष्ट्रीय आय की अवधारणा समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा है और यह क्या है, एक इसमें पूरे देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात की जा सकती है। लेकिन हम समझने के लिए कंसेप्ट लिया है कि राजू के आधार पर कि ऐसे एक देश का भी क्या हो सकता है, हम निर्णय निकालते हैं। ये समझाने के दृष्टिकोण से ये कंसेप्ट दिया गया है। हम राष्ट्रीय आय की, जैसे एक व्यक्ति की आय होती है वैसे पूरे देश की आय होती है, उनका ही कैलकुलेशन राष्ट्रीय आय बनता है, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हुए इन आसानी होगी हमको, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय राजू 500 रुपए, एनएनपी मार्केट प्राइस, राजू का कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दिया तो ये क्या मिल गई, हम घिसावट हटा दी जीडीपी में से तो हमको क्या मिल गई है, सीधी सी 450 डेप्रिसिएशन घट के हमको एनएनपी मिल गई। अब एनएनपी जो राजू का कंट्रीब्यूशन है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी घटा दिए तो ये क्या 420 जो हो गया, ये एनएनपी एक फैक्टर कॉस्ट आ गई। अब पर्सनल इनकम निकालनी है, व्यक्तिगत आय निकालनी है, आगे मैं सूत्र बताने वाला हूं इसका, ये भी समझ लेते हैं। अर्निंग में से भाई उसने कुछ रख लिया संभाल के, 420 में 20 220 घटा लिए, ये उसके व्यक्तिगत यूज के लिए रुपए बचे हैं। और प्रयोज्य आय जो कि वास्तव में वो खर्च करेगा, प्रयोज्य आय से मतलब होता है ऐसी आय जो कि वह वास्तव में अपने इस्तेमाल के लिए खर्च करने के लिए रख पाता है, और वह पर्सनल इनकम में से इनकम टैक्स घटा के जो आय बचेगी। 200 में से 220 रुपए घटा दिए इनकम टैक्स में जो दिए थे, 180 करोड़ उसके पास जो है पर्सनल इनकम प्रयोज्य आय बच गई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये क्वेश्चन को हमने समझा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय के लिए संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया है। अप्रत्यक्ष कर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया है 55,000 करोड़ रुपए, अप्रत्यक्ष कर दिया है 3,000 करोड़ रुपए, आर्थिक सहायता दी है 1,600 करोड़ रुपए, मूल्यह्रास दिया है 2,000 करोड़ रुपए, शुद्ध साधन आय दी है 500 करोड़, यानी कि उसका निर्यात कम होगा, आयात ज्यादा होगा और वो अंतर बैठता होगा 500 का, उसको ऋणात्मक रूप में दिखाया गया है। तो हमको क्या करना है, सूत्र रखना है। जीएनपी सूत्र क्या होता है, एनडीपी यानी कि राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा, ये 8 में से एक, तो ये हो गया। तो इसमें हम क्या जोड़ें कि हमको एनएनपी जीएनपी भी मिले और एनएनपी भी मिले। पहले हम जीएनपी ही निकाल रहे हैं। हमको जो शुद्ध है, शुद्ध में से जी में जाने के लिए सबसे पहले तो मूल्यह्रास, जीएनपी में से एन में आते तो हमको तो घटाना पड़ता है, लेकिन एन से वापस जीएनपी में जाना है तो मूल्यह्रास जोड़ना पड़ेगा। अब हमको ये यहां जो जीएनपी दिख रहा है, एनएनपी निकालना है तो हमको विदेशों से आय जोड़नी पड़ेगी इसको ज्ञात करने के लिए, वो हमने जोड़ दी। और फिर है अप्रत्यक्ष कर। अगर हमको फैक्टर कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है और आंसर हमारा मार्केट प्राइस में है तो उसके लिए हमको अप्रत्यक्ष कर जोड़ना पड़ेगा, आर्थिक सहायता घटानी पड़ेगी। तो ये सूत्र आपका बन गया। क्वेश्चन की चीजें यहां डाल दीजिए, 55,000 प्लस 2,000 माइनस 500 प्लस 3,000 माइनस 1,600, आंसर आ गया 57,900 करोड़ रुपए। अब चूंकि अप्रत्यक्ष कर ये फैक्टर कॉस्ट में क्वेश्चन में भी दी है चीज और आंसर भी आपने अब दूसरी चीज एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकाल ली है, इसमें अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का कोई रोल नहीं है। तो इसमें रोल किसका है कि जो आपकी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से आपको घरेलू से आपको राष्ट्रीय में जाना है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट तो कॉमन ही हो गई, मार्केट प्राइस में तो जाना नहीं, और मूल्य ह्रास का भी इसमें कोई रोल नहीं है कि जी में भी नहीं आ रहे आप, जीएनपी में भी नहीं जाना। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से सिंपल एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो केवल अंतर क्या है, जो ये घरेलू है इससे राष्ट्रीय में जाना है, और तो आप विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे। ये 55,000 प्लस और ऋणात्मक है 500 लिख दिया तो ये 54,500, ये आपका राष्ट्रीय आय का एक सरल सा क्वेश्चन। इस तरह से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते रहते हैं। अब आता है नई इसी पार्ट में जो इससे जुड़े हुए कुछ और चीजें हैं, जो सूत्र हैं इस तरह है। निजी आय, निजी आय को हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, जबकि
आपको क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय दी ही नहीं, केवल निजी आय दे रखी है, तो उसमें तो आसान है, सीधा निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से अर्जित आय दी हुई है तो उसी को जोड़ेंगे, और सरकार से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण जोड़ लेंगे जो निजी क्षेत्र को मिला है, विदेशों से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण जो निजी क्षेत्र को मिला है, और विदेशों से अशुद्ध आय जो मिली है, तो ये सब जुड़ जाएगी तो निजी आय। लेकिन मान लिया जाए आपको ऐसा दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय आय दे दी जाती है। राष्ट्रीय आय के दो हिस्से बनते हैं, एक सार्वजनिक, एक निजी। तो सीधी सी बात है, सार्वजनिक क्षेत्र ने जो कमाई की है राष्ट्रीय आय से वो निकाल दें, और बाकी जो यहां आपने चीजें जोड़ी हैं ये वापस जोड़ दें, तो आपको निजी आय मिल जाएगी। तो हमको राष्ट्रीय सरकारी आय, राष्ट्रीय आय में से सरकार द्वारा प्राप्त आय को हमने घटा दिया तो निजी आय मिल जाएगी आपको। दो हिस्से थे उसके, तो एक सरकार का, एक निजी आय का। तो एनडीपी फैक्टर कॉल में सरकारी से प्रशासकीय विभागों की उद्यम वृत्ति से आय, अर्जित आय घटा दी, और सार्वजनिक उद्यमों को गैर विभागीय आय जोड़ देंगे, सरकार से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण जोड़ देंगे, विदेशों से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण जोड़ देंगे, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ देंगे, तो आपको निजी आय मिल जाएगी। अब आते हैं व्यक्तिगत आय। निजी क्षेत्र की आय यानी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस सरकार से वर्तमान हस्तांतरण। ये व्यक्तिगत आय क्या होती है? जो व्यक्तियों के पास होती है। इसमें निजी क्षेत्र की आय एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में सरकार से वर्तमान हस्तांतरण, शेष से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, अवितरित लाभ और निगम क्षेत्र की बचतें, ये सब जुड़ जाती हैं। व्यक्तिगत परियोजना आय, व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर घटा दो, दंड फीस जुर्माना घटा दो, तो आपको व्यक्तिगत परियोजना आय मिल जाएगी। राष्ट्रीय परियोजना आय, ये परियोजना आय क्या होती है? परियोजना आय वह आय हुई जो कि व्यक्तियों के पास स्वयं की खरीदारी के लिए, जिसमें उसका अधिकार हो, जबरदस्ती पैसा उसको ना टैक्स में देना है ना कहीं देना है, उसी के पास निजी तरीके से वह जैसा चाहे इस्तेमाल करने के लिए बचता है वह। तो व्यक्तिगत आय जो इससे ऊपर था, इससे आप प्रत्यक्ष कर और दंड फीस जुर्माना घटा दो तो ये आपको व्यक्तिगत परियोजना आय मिल जाएगी। ऐसी राष्ट्र के बाद खर्च करने के लिए जो वह अपना डट के खर्च कर सकता है, उसको कहीं कुछ देना नहीं है, वो कौन सी आय है? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में से विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ दीजिए, आय में अप्रत्यक्ष कर जो दिया है वो घटा दीजिए, शेष विषय से शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण जोड़ दीजिए, तो यह हमारी राष्ट्रीय परियोजना आय बनती है। इन सूत्रों पर आधारित अगर कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह से देख सकते हैं। निगम कर, परिवार द्वारा प्रत्यक्ष करों का भुगतान, परिवार अंतिम उपभोग व्यय, निजी निगम क्षेत्र की बचतें, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, पारिवारिक बचतें दी है। अब आपको व्यक्तिगत परियोजना आय निकालनी है, अर्थात इसमें से कर, दंड, फीस आदि हटा देना है, और यहाँ पे अगर वह नहीं दिया दंड फीस तो जो बनता है वह करिए। आपके पास, एक आदमी के पास अपना पैसा कितना है खर्च करने के लिए वही देखना है। तो पारिवारिक अंतिम भोग वह जो है उसके पास, और जितनी उसने पारिवारिक बचतें की हैं ये सब उसका अपना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कर, दंड, फीस, जुर्माना था नहीं तो वो हमने घटाया नहीं। अगला, व्यक्तिगत आय निकालने के लिए इस क्वेश्चन में व्यक्तिगत परियोजना आय जो है उसमें क्या जुड़ जाएगा? परिवारों द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष कर, क्योंकि व्यक्तिगत आय में अगर हम निजी आय में से घटाते हैं कर, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत परियोजना आय में हम घटाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए निजी आय से, ये व्यक्तिगत आय से, लेकिन वापिस परियोजना आय से इसमें जाना है व्यक्तिगत आय में, तो जोड़ देंगे प्रत्यक्ष आय, व्यक्तिगत आय मिल जाएगी। हमने पिछले पन्ने में देखा था सूत्र इसके। तो व्यक्तिगत आय में क्या करेंगे? प्रत्यक्ष कर घटाना होता, जबकि हमको व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत परियोजना आय निकालनी होती तो घटा देते, लेकिन वापस व्यक्तिगत आय में जा रहे हैं और सूत्र में दिया है कि परियोजना आय, तो हम इसमें प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत परियोजना आय में जोड़ देंगे तो व्यक्तिगत आय मिल जाएगी। निजी आय में जाने के लिए व्यक्तिगत आय में से निकालनी हो, व्यक्तिगत आय निकालनी हो तो निजी आय में से हम व्यक्तिगत आय घटाते हैं, निगम कर हटाते हैं, निगम ये सब घटाते थे, लेकिन हमको व्यक्तिगत आय में से वापस ये जो हमको मिली थी आय उससे निजी आय में जाना है, तो इसमें जो व्यक्तिगत आय है उसमें ये जो चीज़ घटती है वो जोड़ देंगे। तो इसका मतलब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट दी है एक कंट्री की 1900 करोड़ रुपए। अब इंटरेस्ट पेमेंट जो गृहस्थ लोगों के द्वारा या फर्म के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया हाउस होल्ड को, पर्सनल डिस्पोजेबल नो इंटरेस्ट, कोई भी कर नहीं दिया गया। आगे है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड इज रुपीज 1200 करोड़, द पर्सनल इनकम टैक्सेस पेड बाय देम इज 600 करोड़ एंड द वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द फर्म एंड गवर्नमेंट इज वैल्यूड एट रुपीज 200। तो इसमें वैल्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट कितना है, मतलब अंतरण आय कितनी है जो सरकार द्वारा, विदेशों के द्वारा लोगों को प्राप्त हुई है, मेड बाय द गवर्नमेंट एंड फर्म्स ऑफ द हाउस होल्ड।
एंड फर्म्स टू द हाउस होल्ड, गृहस्थ लोगों को कुल अंतरण सरकार के द्वारा और फर्म के द्वारा कितना दिया गया है। तो सीधी सी बात है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स घटा दो, मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट घटा दो, तो पर्सनल हमारी डिस्पोजेबल इनकम 1200 दी है। अब इसको हम हल कर रहे हैं यहाँ से, वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 1200 है और बराबर पर्सनल इनकम में से 600 रुपये जो हमारे दिए गए हैं इनकम टैक्स के वो घटा दिए, और जो हमारा अन्य खर्चा है वो कुछ भी नहीं दिया गया, वो जीरो लिख दिया। तो अब हमको इसको जब हल करेंगे तो पर्सनल इनकम एक तरफ रह जाएगी और जो 600 रुपये 1200 के साथ जुड़ जाएगा और ये आपका निकल आएगा आंसर। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइवेट इनकम जो होती है पर्सनल इनकम में रिटेन अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स जोड़ने से बचती है। तो हमारी अभी क्या निकल के आई, व्यक्तिगत आय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 1800 निकल के आई। तो उसमें हम जोड़ देंगे जो हमारी रिटेन अर्निंग या कॉर्पोरेट टैक्स है वो 200 करोड़ दिया हुआ है, तो वो हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी 2000। अब हमको निकालनी है अंतरण आय निकालनी है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो प्राइवेट इनकम है उसमें राष्ट्रीय आय में से हम जो सरकारी आय है उसको निकाल देते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र जोड़ देते हैं, और ये क्या है 1900 करोड़ हमारी राष्ट्रीय आय थी, उसमें वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र का अंतर कितना है, तो वह हमको क्या दिख रहा है, एक तरफ हमने 2000 लिखी जो हमको मिली थी इनकम प्राइवेट इनकम, और वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र जो है हमको मिल जाएगा सरकार की आय में से, जितना अंतर उसमें आ रहा है वो 100 करोड़ का है। इस तरह से हमको वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट प्राप्त हो गया। अब देखते हैं अगला कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये बल्कि आंसर ही हल कर रखा है। प्राइवेट इनकम निकालने के लिए सरकारी राष्ट्रीय आय में से सरकार की आय निकाल दी, विदेशों से आय जोड़ दी, ट्रांसफर इनकम जोड़ दिया, नेट इंटरेस्ट रिसीव्ड हाउस होल्ड जोड़ दिया, माइनस इंटरेस्ट पेड ये घटा दिया। तो 8000 में से 200 प्लस 300 प्लस 1500 माइनस 1200 ये 8800 करोड़ आ गया। पर्सनल इनकम हमको निकालनी है तो प्राइवेट इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेशन टैक्स घटा देंगे तो ये आएगा 8800, 1000 माइनस 500 7300 करोड़ रुपए। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज्ञात करने के लिए पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स घटा दिया 7300 माइनस 500 6800 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन, फिर ये मैं समझा ही चुका हूँ मूल्यह्रास क्या है। ये एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट ड्यू टू जनरल यूज, हम उसका इस्तेमाल करते रहे तो उसमें गिरावट आ गई। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में क्यों कम होता है फैक्टर कॉस्ट की बजाय, कब हो सकता है, मान लिया फैक्टर कॉस्ट से कम कब होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस में ज़्यादा ही होना चाहिए, कम कब होगा, व्हेन नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर नेगेटिव सब्सिडीज आर मोर देन इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो उसमें फैक्टर कॉस्ट से मूल्य मार्केट प्राइस में जाने के लिए हम अप्रत्यक्ष कर जोड़ते हैं, आर्थिक सहायता घटाते हैं, तो यह क्या हो नेगेटिव में हो जाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं अप्रत्यक्ष कर जो जोड़ रहे हैं वो ऋण में हो और आर्थिक सहायता से ज़्यादा हो, तब ये स्थिति आएगी। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन दिए गए हैं, ग्रॉस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कब हो जाता है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से, जबकि डेप्रिसिएशन का जो हम मूल्य जोड़ते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड डेप्रिसिएशन वाइल नेट डोमेस्टिक में शामिल नहीं होता डेप्रिसिएशन। व्हेन विल जीडीपी ऑफ इकोनॉमी बी इक्वल टू जीएनपी, दोनों बराबर कब हो जाएंगी, जब विदेशों से प्राप्त आय जीरो हो। व्हेन विल द डोमेस्टिक इनकम एक्सीड द राष्ट्रीय आय, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से घरेलू आय कब एक्सीड कर जाएगी, जबकि जो विदेशों से प्राप्त आय ऋणात्मक हो। एक 10,000 करोड़ ये दिए एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, विदेशों से प्राप्त आय माइनस में 500 करोड़, तो कितना राष्ट्रीय आय होगी, राष्ट्रीय आय इजिकल टू घरेलू आय में से विदेशों से प्राप्त आय जोड़ेंगे तब हमको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। तो ये देखा तो ये ऋणात्मक में थी, ये कम हो गई 9500 करोड़ रह गई। अगर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम जो है 50,000 करोड़ है, राष्ट्रीय आय 4500 करोड़ है, तो कितना नेट फैक्टर इनकम है विदेश से, माइनस
5,000 करोड़ रुपए, क्योंकि आप देखेंगे 45,000 माइनस 50,000, तो ये आपको मिल गया -5,000 करोड़ विदेश में प्राप्त आए। इस तरह से राष्ट्रीय आय को मैंने समझाने का प्रयास किया है अपनी दृष्टिकोण से। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और धन्यवाद।